इन नए टेबल्स में उन्हें रिपोर्टिंग करनी है जो पर्सन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा चुके हैं और उनके साथ जुड़ के अपनी सेलिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पे जितने भी मैं रिलेवेंट आर्टिकल शेयर कर रही हूं उनका वेब पेज आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इन आर्टिकल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे रही हूं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे। पहले मैं डिस्कशन कर रही हूं टेबल नंबर 14 की। टेबल नंबर 14 और 15 आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनसे रिलेटेड एडवाइजरी आई है जीएसटी पोर्टल पे, जिसका आर्टिकल हमारे वेब पेज पे आ गया। तो मैं पहले बात करती हूँ टेबल नंबर 14 की। टेबल नंबर 14 भरनी किसको है? जिन्होंने सप्लाई की है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। दो तरह की सप्लाई हो सकती है। ऐसे ऑपरेटर से जुड़ के काम किया आपने जो आपका टीसीएस कलेक्ट करते हैं, या ऐसे ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के काम किया है आपने जो सेक्शन 9(5) में आपके बिहाफ पे खुद ही टैक्स पे करते हैं। अब इसको हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सभी पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है। पहला मैंने आपको बोला कि पहला यहाँ पे टाइप है टीसीएस जो कलेक्ट करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अंडर सेक्शन 52, और दूसरा पार्ट है सेक्शन 9(5) वाली सप्लाईज। अब होता क्या है, एक एग्जांपल से समझिए। आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए, मेरा मान लीजिए क्लोथ्स का बिजनेस है, मेरा एक बुटीक है ऑफलाइन और मैं क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, डिजाइन करके खुद मैन्युफैक्चर करके और सेल करती हूँ। एक दिन मुझे लगा कि ऑफलाइन मेरा काम इतना नहीं है, तो क्यों ना मैं ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जाऊं। उसके लिए मेरे माइंड में आया कि मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देती हूँ और वहां से सेल करना शुरू कर देती हूँ। यहां पे मैंने आपको बताया मेरा किस चीज का बिजनेस है, क्लोथ्स का। क्लोथ्स क्या हो गए? गुड्स। क्या है ये? गुड्स। तो मैं क्या सेल कर रही हूं? क्या सेल कर रही हूं? गुड्स सेल कर रही हूं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। कौन है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स यहाँ पे? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा। इसी तरह की और भी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ सेलर भी जुड़े होते हैं और बायर भी जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इस केस में जब मैं गुड्स की सेल करूंगी, मान लो मैंने किसी मंथ में 7 लाख की सेल करी, जिसमें से मेरा 50,000 की रिटर्न भी थी। इसको माइनस करके मैंने नेट सेल करी है, नेट सप्लाई करी है 6,50,000 की। ठीक है, और इसके ऊपर फिर टैक्स होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये टोटल कंसोलिडेटेड फिगर मेरी रिपोर्ट होनी है कहां पर? टेबल नंबर 14 में अंडर सेक्शन 52 वाले कॉलम में। मैं यहाँ ऐड रिपोर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगी तो मुझे जीएसटी नंबर डालना है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। मान लो अमेज़न के साथ जुड़ के मैंने 6.5 लाख की सेल करी थी, तो अमेज़न का जीएसटी नंबर डालूंगी, अमेज़न का नाम यहाँ पे खुद आ जाएगा। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई डालनी है मुझे रिटर्न को माइनस करने के बाद, वो आ जाएगी मेरी 6,50,000। आईजीएसटी अलग डालना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कैसे यहाँ पे आपको सेक्शन 52 वाली सप्लाई डालनी है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, इसको डालने का एक और तरीका है। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन में सर्विसेज में रिटर्न्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। इसके थ्रू अपना टीडीएस या टीसीएस का क्रेडिट आप क्लेम करते हो या आपके कैश लेजर में चला जाता है। इस पे आप क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी ये वाली रिटर्न ओपन होती है। इसमें आपने टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास अपलोडेड बाय कलेक्टर, यानी जिसने आपका टीसीएस कलेक्ट करा है उसने अपने जो रिकॉर्ड डाले होते हैं वो आपको यहाँ शो होते हैं। उनका जीएसटी नंबर भी आता है, ट्रेड नेम भी आता है, जैसे यहाँ अमेज़न का आ रहा है। टैक्स का पीरियड होता है, जैसे मैंने यहाँ दिसंबर 2023 की किसी क्लाइंट की रिपोर्ट डाउनलोड करी थी। ये उनकी यहाँ पे आ रही है ग्रोस वैल्यू, सप्लाईज रिटर्न्ड एंड नेट वैल्यू। तो आपको टेबल नंबर 14 में ये वाली नेट वैल्यू डालनी है और सारे टैक्सेस भी यहाँ पे आ रहे हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो यहां से भी आपका काम आसान हो जाएगा। टेबल नंबर 14 में आप इजीली यहां से जो है अपना डिटेल डाल पाओगे, या फिर एक्सेल में एक छोटी सी शीट बना लो इसी तरह के फॉर्मेट में, जिसके साथ भी आप जुड़े हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी आगे फर्दर और इस तरह के इको है उनकी एक शीट बना लो और टोटल जो है इको वाइज अपनी डिटेल इस टेबल नंबर 14 में डाल दो। क्लियर हो गया आपको? यहां तक आप क्लियर है? तो टेबल नंबर 14 का मैंने टीसीएस वाला पार्ट यहां पे आपसे डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू कि पोर्टल ने इसके लिए क्या एडवाइस करा, क्योंकि पोर्टल पे इसकी एडवाइजरी आ गई। तो पोर्टल ने बोला कि टेबल जो है 14A, जिसमें आपने डिटेल्स डालनी है ऐसी सप्लाईज की जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है, जिसपे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करता है आपसे अंडर सेक्शन 52। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, क्लियर हो गया आपको? गुड्स सप्लाई कर रही थी मैं अमेज़न के थ्रू, फ्लिपकार्ट के, मीशो के, तो वो सप्लाई मेरे को डालनी है। नाउ इस टेबल में एक कंफ्यूजन और थी सभी पर्संस को कि हम अपनी जीएसटीआर 1 में अभी तक इस सप्लाई को टेबल नंबर 4 से 10 में दिखा ही रहे थे। अब टेबल नंबर 14 आ गई है
तो क्या हमें इसी में दिखाना है, मतलब एक ही जगह पे दिखाना है या दो जगह पे दिखाना है? तो इसका आंसर कर दिया है जीएसटी पोर्टल ने, क्योंकि ये किसी को क्लियर नहीं था। यहां लिखा है जीएसटी एंड वाई समरी जो आपने डालनी है सप्लाईज की, जो आपने थ्रू की है इको, ऑन विच इको इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस एंड लाइबिलिटी ऑन विच हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड, जिसकी रिपोर्टिंग आपने ऑलरेडी किस में कर दी है, टेबल 4 to 10 ऑफ जीएसटीआर 1, दिस शैल बी रिपोर्टेड बाय द सप्लायर इन दिस सेक्शन। ये आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, क्योंकि 3B की पॉपुलेशन कहां से होगी इस केस में, टेबल 4 से 10 तक, जैसे आप अभी तक दिखाते थे अपनी सप्लाईज को टेबल नंबर 4 में, ठीक है, B2B B2C जैसे अभी तक दिखाते थे, इस केस में टीसीएस वाले केस में वैसे ही दिखाओगे, साथ ही टेबल नंबर 14A में भी दिखा दोगे। और टेबल नंबर 14A की जो वैल्यू है वो आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, यानी डबल टैक्सेशन हो जाएगा अदरवाइज, इसीलिए यहां से ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा। ये आपसे एक तरह से समरी लेने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल मांगी गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ टेबल नंबर 14। तो टेबल नंबर 14 का सेकंड पार्ट है सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9(5). तो अब इसको समझिए, जैसे मैंने आपको टीसीएस वाला पार्ट समझाया है, सेकंड हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी सप्लाई जो आपने ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ की है जो सेक्शन 9(5) में टैक्स पे करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं, आपने आजकल सुना है जोमेटो बहुत ही पॉपुलर है, आप खुद भी यहां से फूड ऑर्डर करते होंगे। फूड ऑर्डर करते हुए आप होंगे कस्टमर, और जिस दुकान से आपने ऑर्डर किया, मान लो हम बना लेते हैं पंजाबी तड़का, मान लो ये रेस्टोरेंट है, आपने इससे ऑर्डर किया है जोमेटो के थ्रू, तो पंजाबी तड़का जोमेटो के साथ जुड़ा हुआ है और जोमेटो ने पंजाबी तड़का से ऑर्डर आपको डिलीवर कराया है, ठीक है। इस केस में टैक्स गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ना तो ये पे करेगा ना ये पे करेगा, जोमेटो करेगा अंडर सेक्शन 9(5). इसी तरह हमारे जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, ओयो रूम्स है, ठीक है। इसमें जो हमारी कवर है वो है सर्विसेज, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, ठीक है। तो ये हमारी अकोमोडेशन सर्विस है। 4 सर्विसेज हमारी सेक्शन 9(5) में कवर है। तो जो भी पर्सन अपनी इन सर्विसेज को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के सप्लाई करता है, इनके जो एग्जांपल है वो है स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ओयो रूम्स, ठीक है, मेजर एग्जांपल्स है। इनके साथ जुड़ के जो भी पर्सन अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, उनके लिए है ये टेबल नंबर 14B। क्लियर हो गया? यहाँ पे मतलब कि मैंने पंजाबी तड़का की बात करी, तो पंजाबी तड़का को टेबल 14B में रिपोर्टिंग करनी है। चलिए देखते हैं क्या करना है उसे। तो टेबल नंबर 14 में भी उनको जीएसटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर डालना है, लीगल नेम खुद आएगा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डालनी है और टैक्सेस एंटर करने हैं। अब इसके लिए जीएसटी पोर्टल क्या कहता है, तो टेबल नंबर 14B के लिए वो बोलता है कि जो सप्लाईज आपने ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू की है जो सेक्शन 9(5) में टैक्स पे करते हैं, दिस इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ क्रेडिट या डेबिट नोट, एंड ये वाली जो सप्लाईज है ये आपकी ऑटो पॉपुलेट होंगी टेबल 3.1.1 के सेकंड पार्ट में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सप्लाईज को आप कहीं और रिपोर्ट नहीं करेंगे, इनको आप रिपोर्ट करेंगे टेबल 14 के बी पार्ट में, और ये ऑटो पॉपुलेट होंगी आपकी टेबल 3.1.1 के सेकंड पार्ट में। अब ये कौन सी टेबल है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपकी 3B की टेबल है 3.1.1, जिसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में वो पर्सन रिपोर्टिंग करते हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जोड़ के सेल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको पंजाबी तड़का का एग्जांपल दिया, तो वो अपनी सेल, यहाँ पे सिर्फ सेल की वैल्यू दिखाता है, टैक्स नहीं उसको दिखाना होता, ठीक है। वो अपनी टैक्सेबल वैल्यू दिखाता है, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट। वो अब यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होने लगेगी 3B के अंदर। जैसे ही आप टेबल 14 के बी कॉलम में डिटेल डालोगे, वो आपकी रिपोर्ट होने लगेगी आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होने लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? देन अगर आप आपने कोई गलती कर दी किसी मंथ में, तो फिर आपके लिए यहाँ पर अमेंडमेंट की ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगी, अमेंडमेंट्स टू बी रिपोर्टेड, जिसके आगे 14A कैपिटल A लगा होगा, वो अमेंडमेंट्स की टेबल होगी, वो भी आपको फिर फ्यूचर में वहां पर दिखने लगेगी, तो आप अमेंडमेंट्स भी कर सकते हो गलती के केस में। तो ये थी हमारी टेबल नंबर 14, जिसके 2 पार्ट थे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है कैसे इनके अंदर डिटेल्स ऐड होंगी। क्लियर हो गया आपको? नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल नंबर 15। ये किन्हें भरनी है? ये भरनी है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो है जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ओयो रूम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं भरनी, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के काम किया आपको नहीं भरनी। ये बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स हैं जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ओयो रूम्स, वो भरेंगे इसे। उनके लिए यहाँ पे 4 कैटेगरीज है। रजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड सप्लाईज को अलग दिखाना है ताकि सामने वाले पर्सन को क्रेडिट भी मिल सके।
रजिस्टर से अनरजिस्टर को अलग दिखाना है, सप्लाईज को अनरजिस्टर टू अनरजिस्टर अलग दिखाना है और अनरजिस्टर टू अनरजिस्टर अलग दिखाना है। तो उनके लिए जो रिपोर्टिंग्स है वो सारी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड कर रखे हैं। इनके लिए अब जीएसटी पोर्टल क्या कहता है, टेबल नंबर 15 के लिए जीएसटी पोर्टल ये बोल रहा है कि यहाँ पे इको को रिपोर्ट करनी है सप्लाईज ऑन विच दे आर लायबल टू पे टैक्स, such supply shall not be reported anywhere else in the GST 1 and IFF। तो इकोस के लिए ये पर्टिकुलर टेबल आ गई है, उन्हें अब अपनी GST 1 या IFF में इन सप्लाईज को और कहीं नहीं दिखाना, टेबल नंबर 15 में दिखाना है, रजिस्टर से रजिस्टर को दिखाना है। ठीक है, उस केस में ये फैसिलिटी IFF में भी अवेलेबल रहेगी, तो IFF में भी B2B डालने की ऑप्शन रहेगी अब उनके पास। डेबिट नोट क्रेडिट नोट टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 9B, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। रजिस्टर से अनरजिस्टर के केस में IFF में तो आएगा नहीं, और GST 1 में रहेगा तो वो आप रिपोर्ट कर लेना। अनरजिस्टर से रजिस्टर ये आपके IFF में भी आएगा और आपको फिर ये रिपोर्ट करना है, अमेंडमेंट करनी है तो 9B अवेलेबल रहेगा। और अनरजिस्टर से अनरजिस्टर है तो आपके IFF में नहीं होगा, GST 1 में आपको ये रिपोर्ट करना है। और ये सारी वैल्यूज के बेस पे आपकी जो टेबल 3.1.1 है 3B की, वो ऑटो पॉपुलेट होगी। वो कौन सी टेबल है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसका फर्स्ट पार्ट ये वाला, taxable supplies on which e-commerce operator is liable to pay tax under section 9(5), वो डिटेल में डालते हैं, टोटल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST और सेस। ये उनकी टेबल अब टेबल नंबर 15 के बेस पर 3B की ये टेबल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अभी तक नहीं होती थी, अब होने लग जाएगी। क्लियर हो गया आपको? अमेंडमेंट्स की ऑप्शन भी इनके पास 15A1 एंड 15A2 में अवेलेबल रहेगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन योर GSTR 2B, GSTR 2B में भी इको का क्रेडिट अलग से आपको दिखाई देगा। आपकी 2B को अब आप ओपन करोगे, ITC अवेलेबल में जाओगे तो आपको जो ये फर्दर कैटेगरीज मिलती थी ना, ऑल अदर ITC सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर पर्सन में, उनमें B2B होता था, B2B डेबिट नोट होता था, B2B इनवॉइस अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट होता था। अब एक और टेबल है इको डॉक्यूमेंट्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर डॉक्यूमेंट, वो अलग दिखेगा अब आपको। इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आपको फर्दर इको वाइज डिटेल या डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल डालने की देखने की ऑप्शन आएगी। तो आपका क्रेडिट अब यहाँ पे सीमलेसली दिखाई देगा आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वाला। क्लियर हो गया आपको? अगर आपको ये एडवाइजरी डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे इसी आर्टिकल में, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। और अभी इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको GSTR 1 एक बार एग्जाम्पल के साथ, ये जो टेबल 14 और 15 है, वैसे मैंने काफी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, डाल के दिखाऊं। तो अभी भी आपकी कोई क्वेरीज आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि वो आने वाली वीडियोस में कवर करें। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है तो वीडियो के